व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशंस। अगर आप CUET एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। और अगर आप क्लास 12 के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं या फिर और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर ये चैप्टर बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में चैप्टर को समझेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको पता है क्या करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। The situation in Kashmir is becoming more and more volatile, unpredictable, and violent. सो हमारा चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन। अब रीजनल एस्पिरेशन मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर रीजन, वहाँ के लोग कुछ डिमांड्स कर रहे हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उसे क्या बोलते हैं अपन, रीजनल एस्पिरेशन। अब मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद जो रीजनल एस्पिरेशंस निकल के आए, जो अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग रीजन्स थे, उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि आप हमें क्या करो, इंडिया से अलग कर दो। कोई डिमांड कर रहा है कि हमें ऑटोनॉमी दो, कोई बोल रहा है कि हमें एक अलग से स्टेट दे दो। तो जो ऐसी डिमांड्स निकल के आई, जो ऐसे एक्सपेक्टेशंस निकल के आई, वो क्या थी, रीजनल एस्पिरेशंस। तो वो हम देखने वाले हैं। तो क्या क्या देखेंगे एक बार यहाँ देखते हैं। वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली आसाम। आसाम के अंदर क्या रीजनल एस्पिरेशन निकल के आया, पंजाब के अंदर, मिजोरम के अंदर, और एक सबसे जो ट्रेंड में चलता है हमेशा, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट भी इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। 1980s may be seen as a period of rising regional aspirations for autonomy. So अब क्वेश्चन बनता है कि रीजनल एस्पिरेशंस कब स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर। तो टाइम पीरियड है 1980s के अंदर, जो रीजनल एस्पिरेशंस है उसकी डिमांड उठी। These movements frequently involved armed assertions by the people, their repression by the government, and the collapse of the political and electoral process. अब इसमें कुछ मूवमेंट्स ऐसे हुए, कुछ प्रोटेस्ट ऐसे हुए जिसके अंदर वॉयलेंस का यूज़ किया गया। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई वॉयलेंस यूज़ कर रहा है तो जो गवर्नमेंट है वो सप्रेस तो करेगी। तो ये हो गया, उसमें कुछ स्ट्रगल्स हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ क्या है, एग्रीमेंट साइन करने पड़े उन जो प्रोटेस्ट है उनको दबाने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंडियन अप्रोच, कि इंडिया की क्या अप्रोच रही। One basic principle of the Indian approach to diversity: the Indian nation shall not deny the rights of different regions and linguistic groups to retain their own culture. और जो एक बेसिक प्रिंसिपल इंडियन अप्रोच टुवर्ड्स डाइवर्सिटी क्या था, कि जो इंडियन नेशन के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है अपना जो रिलीजन है, अपना जो ग्रुप लिंग्विस्टिक जो अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो उसको डिनाई नहीं कर सकती। देन इंडियन नेशनलिज्म sought टू बैलेंस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और जो इंडियन जो अप्रोच थी वो क्या थी, कि यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को एक साथ लेके चलना है। इंडिपेंडेंस के बाद तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या था, कि यूनिफाई करना है पूरी कंट्री को, और साथ में जो डाइवर्सिटी है उसको यूनिफाई करके चलना है। द नेशन वुड नॉट मीन द नेगेशन ऑफ द रीजन। और जो नेशन है वो किसी एक रीजन को इग्नोर नहीं कर सकता, उसको आइसोलेट नहीं कर सकता। Then, India adopted a democratic approach to the question of diversity. Democracy allows the political expression of regional aspirations and does not look upon them as एंटी नेशनल। और जो ये रीजनल एस्पिरेशन निकल के आई है वो एज अ नेशनल, एज अ नेशन का ही पार्ट है। उसको एज अ एंटी नेशनल नहीं मान सकते, उसको नेशनल के खिलाफ नहीं मान सकते। At the same time, democratic politics also means that regional issues and problems will receive adequate attention and accommodation in the policy making process. और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट है क्या, कि जो रीजनल इश्यूज है, जो रीजन की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, उनके टूवर्ड्स अटेंशन, अपने अटेंशन करना, और साथ ही में अकोमोडेशन इन दी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, और उनके लिए पॉलिसीज बनाना। ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। सच इन अरेंजमेंट में समटाइम्स लीड टू टेंशन एंड प्रॉब्लम्स। और जो ये अरेंजमेंट करती है गवर्नमेंट, उनके साथ जो नेगोशिएशन कर रही है, एग्रीमेंट्स कर रही है, अगर वो कई बार पूरे नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, वो एक तरह से वॉयलेंस के अंदर बदल जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये तो क्या भी ओवरव्यू है। अब बात करेंगे एरिया ऑफ टेंशन, जो कि मेन है। Therefore, political conflicts over issues of power of the region, their rights, and their separate
existence are common to nation that want to respect diversity while trying to forge and retain unity. और अगर नेशन को अगर यूनिटी बनाए रखना है तो क्या करना होगा, जो डाइवर्सिटी है उसको रेस्पेक्ट करना होगा, और जो सेपरेट जो भी अलग अलग जो रीजन्स है, अलग अलग जो उनकी डिमांड्स है उनको फुलफिल करना होगा। देन आता है अपना मेन टॉपिक एरियाज ऑफ टेंशन, कि कहाँ कहाँ पर टेंशन्स थी, कहाँ कहाँ पर रीजनल एस्पिरेशन निकल के आए। इन द फर्स्ट चैप्टर ये हो गया डिफिकल्ट इशूज लाइक पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड सो ऑन। तो अपन जो फर्स्ट चैप्टर था नेशन बिल्डिंग वाला, उसमें पढ़कर आया कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि पार्टीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आई, और प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट करना, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, ये सब प्रॉब्लम्स आई थी। मैनी ऑब्जर्वर्स both within the country or from outside had predicted that India as one unified country cannot last long। और ये अपन पढ़कर आए हैं कि उस टाइम पर जो आउटसाइडर्स थे, जो इंडिया के बाहर के थे, वो सोच रहे थे कि क्या है, जो इंडिया के अंदर जो यूनिटी है वो नहीं रहेगी ज़्यादा दिनों तक। दैन सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर इंडिपेंडेंस के बाद जम्मू कश्मीर का इशू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया पाकिस्तान के साथ। इट वॉज नॉट ओनली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोर देन डैट इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर वैली। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अपन को क्या आता है, अपने माइंड में क्या आता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बस ये माइंड में आता है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। जो कश्मीर इशू है वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ही सीमित नहीं है। इसमें क्या है, एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन छुपी हुई है, जो वहाँ के लोग हैं, जो कश्मीर वैली के अंदर जो लोग हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनको भी फुलफिल करना एक कश्मीर इशू बन जाता है। सिमिलरली इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अब कश्मीर इशू के अंदर ही प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है अपना, फर्स्ट जिसके जिसके अंदर नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स निकल के आए डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम इंडिया, कि क्या करो, हमें तो इंडिया से अलग ही कर दो। अब नॉर्थ में बात कर ली जम्मू कश्मीर की, ईस्ट में बात कर ही लिए नागालैंड मिजोरम की, अब साउथ की भी बात कर लेते हैं। साउथ में द्रविड़ मूवमेंट निकल के आया, कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर, कि हमें भी क्या कर दो, सेपरेट कंट्री बना दो। These events were followed by mass agitation in many parts for the formation of linguistic states। और अपन पढ़ के आए हैं कि linguistic states बनाने के लिए कितने agitations हुए थे, जहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो मद्रास का एरिया है, जो आज के टाइम पे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो उस टाइम पे जो मद्रास था वहाँ पर जो आंध्रा के जो लोग थे वो बोल रहे थे कि हमें क्या कर दो, आंध्र स्टेट अलग से दे दो। देन आगे चलते हैं इन द सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया, particularly Tamil Nadu, there were protests against making Hindi the official national language of the country। और अपन पढ़कर आए हैं, हिस्ट्री में पढ़कर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी है, कि तमिलनाडु के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट निकल के आया अगेंस्ट दी एंड हिंदी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज। क्या है, उस टाइम पर अपने इंडिया में हिंदी लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बातचीत चल रही थी। तो जो तमिलनाडु के जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज सिर्फ जो नॉर्थ एरिया है ना, नॉर्दर्न एरिया, उसमें ही प्रिवलेंट करती है, उसमें ही इतनी ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन जो साउथ के एरिया हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गए, वहाँ पर हिंदी को एक तरह से कोई जानता भी नहीं है। इन द नॉर्थ देयर वर स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदी एजिटेशंस डिमांडिंग दैट हिंदी बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज इमीडिएटली। और वही बात करें नॉर्दर्न एरिया में, तो उनको तो हिंदी आती है, तो वो हिंदी के लिए क्या डिमांड कर रहे थे कि हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो। देन 1950s में पीपल स्पीकिंग ऑफ पंजाबी लैंग्वेज स्टार्टेड एजिटेटिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट। देन 1950s के टाइम पर जो पंजाबी स्पीकिंग जो पीपल थे पंजाब के अंदर, वो बोल रहे थे कि हमें अलग से स्टेट दे दो। दिस डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड। और जो ये डिमांड है वो फुलफिल कब हुई, 1966 के अंदर। ये अपन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ कर आए हैं, जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा स्टेट बनाए गए। लेटर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड। और जो फिर बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड और उत्तराखंड, ये स्टेट्स भी बनाए गए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो चैप्टर 1 में ये पढ़कर आए हैं अपन, कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कौन से ईयर के अंदर बने थे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। In some regions like Kashmir and Nagaland, the challenges were so complex that it could not be resolved in the first phase of the nation building। और जो नेशन बिल्डिंग का फर्स्ट फेज था, मतलब जस्ट इंडिपेंडेंस के मान लो फर्स्ट डिकेड 10-20 साल मान लो, उसके अंदर जो कश्मीर और जो नागालैंड का इशू था वो रिजॉल्व नहीं हो पाया था। अब बेसिकली फर्स्ट फेज है ना, जो 10 साल के लिए है। देन न्यू चैलेंजेस, अब इसके साथ न्यू चैलेंजेस भी आए, पंजाब के आए, आसाम के आए, मिजोरम के, देन अपन देखेंगे मणिपुर के भी आए आगे। ठीक है, ये हो गया अपना एरियाज ऑफ टेंशन, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई। अब चलते हैं अपना मेन इशू, ट्रेंडिंग इशू, जम्मू एंड कश्मीर। ये तो छाया हुआ है, तो शुरू करते हैं।
they've become the children of war. And not only are they the children of war, they are the children of a very fear-filled environment. As we have studied in the previous year, last year, class 11th में, Jammu and Kashmir had a special status under Article 370 of the Indian Constitution. तो ये आपको पता है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था अंडर द आर्टिकल 370. However, in spite of it, Jammu and Kashmir experienced violence, cross-border terrorism and political instability with internal and external ramifications. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जम्मू कश्मीर के अंदर? वायलेंस हुआ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो आपको पता है टेररिज्म, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, अलग अलग जो रूलर है वो आए, अलग अलग गवर्नमेंट आई, विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशंस. देन आगे चलते हैं. बिसाइड देयर वाज आल्सो अ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम द कश्मीरी वैली. और जो कश्मीर वैली के अंदर जो वहाँ के लोग हैं वो कौन है? कश्मीरी पंडित्स, जिनको क्या किया? लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ उनका, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, डिस्प्लेस किया गया. जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेज 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन. अब जम्मू कश्मीर को अपन एक पूरा एरिया मान लेते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक सिंगल नहीं है. जम्मू कश्मीर भी एक तरह से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. एक हो गया जम्मू, एक हो गया कश्मीर और एक हो गया लद्दाख. ये तीनों अलग अलग है, लेकिन अपन क्या बोल देते हैं कैजुअली? जम्मू कश्मीर. द जम्मू रीजन इज अ मिक्स ऑफ फुटहिल्स. फुटहिल्स है, वहाँ पर प्लेन्स है. इट इज़ प्रीडोमिनेटली इनहेबिटेड बाय द हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स. पीपल ऑफ अदर डिनोमिनेशन ऑल्सो रिसाइड इन दिस रीजन. ठीक है, यहाँ का हो गया कैसे इनकी पॉपुलेशन है. द कश्मीर रीजन मेनली कंप्राइजेज ऑफ द कश्मीर वैली. इट इज़ इनहेबिटेड मोस्टली बाय कश्मीरी मुस्लिम्स विद द रिमेनिंग बीइंग हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड अदर्स. और जो यहाँ की मेजोरिटी है वो कौन है? कश्मीरी मुस्लिम्स. मुस्लिम्स वहाँ की मेजोरिटी है, और उसके बाद बचे कुछ हिंदू, सिख्स हो गए, बुद्धिस्ट ये हो गए. देन लद्दाख रीजन की बात करें. अब जो लद्दाख का एरिया है वो थोड़ा माउंटेनियस है, इसलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है. ठीक है, ये हो गया थोड़ा ऊपर ऊपर का ओवरव्यू जम्मू कश्मीर का पढ़ लिया. अब बात करते हैं रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई. जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई ये देखेंगे. बिफोर 1947 जम्मू कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट. ये आपको पता है 1947 से पहले प्रिंसली स्टेट था, और उसके जो राजा थे वो कौन थे? महाराजा हरी सिंह. देन पाकिस्तान बट टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट. और जो महाराजा हरी सिंह थे वो क्या बोल रहे थे उस टाइम पर कि ना ही तो हमें इंडिया में जाना है ना ही पाकिस्तान में जाना है, हमें तो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए. द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान. और जो पाकिस्तानी लीडर्स थे वो क्या बोलते थे कि जो ये कश्मीर एरिया है वो पूरा पूरा पाकिस्तान का है. सिंस द मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम, क्योंकि जो मुस्लिम्स है वहाँ पर मेजोरिटी के अंदर है, इसलिए जो पाकिस्तानी लीडर्स है वो क्या बोलते थे कि ये जम्मू कश्मीर हमारा एरिया है. बट दिस इज नॉट हाउ द पीपल ऑफ स्टेट देमसेल्व्स सो इट. दे थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज कश्मीरीज अबव ऑल. लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वो कैसे जाने जाते हैं? वो कश्मीरीज के नाम से जाने जाते हैं. उनका कोई मैटर नहीं करता कि मुस्लिम है या फिर सिख है, हिंदू है, उनका मेन है वो क्या है? कश्मीरी से वो जाने जाते हैं. दिस इशू ऑफ रीजनल एस्पिरेशन इज नोन एज कश्मीरियात. और जो ये इशू आया रीजनल एस्पिरेशन का, उसे क्या नाम दिया गया? कश्मीरियात. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा. द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट लेड बाय शेख अब्दुल्ला ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस. सो जो जम्मू कश्मीर के अंदर पॉपुलर मूवमेंट निकल के आया, तो उसके पीछे जो लीडर था वो कौन था? शेख अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का था. क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी मान सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, जो कि क्या चाहता था कि हमें महाराजा है, जो महाराजा हरी सिंह है, उससे हमें मतलब दूर कर दो, रिड कर दो. बट वॉज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में भी नहीं जुड़ना चाहता, साथ ही में वो जो महाराजा है उससे परेशान है. द नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द कांग्रेस. और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी क्या है? एक तो अच्छे संबंध है किसके साथ? कांग्रेस के साथ. शेख अब्दुल्ला वॉज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू. और जो शेख अब्दुल्ला है वो जो जवाहरलाल नेहरू है उसके बेस्ट फ्रेंड भी, पर्सनल फ्रेंड भी मान सकते हैं. अब आगे चलते हैं. ये है द्रविडियन मूवमेंट. अभी द्रविडियन मूवमेंट नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. अभी क्या है, जो कश्मीर इशू है वो थोड़ा बड़ा है, तो इस पार्ट के अंदर सिर्फ कश्मीर इशू को ही डिस्कस करेंगे. तो द्रविडियन मूवमेंट नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. पहले जो कश्मीर इशू है उसको देख लेते हैं. इसमें एक लाइन रह गई, पहले उसको देख लेते हैं.
In October 1947, Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir. अब क्या हुआ, अक्टूबर 1947 के अंदर पाकिस्तान ने एक चाल चली। उसने क्या किया, जो ट्राइबल जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनको कश्मीर के अंदर भेज दिया। दिस फोर्स द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प। और वो वहाँ पर अपना मतलब जो पाकिस्तान के जो ट्राइबल जो लोग वहाँ पर आए, वो वहाँ पर कैप्चर मतलब जो एरिया है वो कैप्चर करने लग गए। इससे क्या हुआ, जो महाराजा था हरी सिंह वो परेशान हुआ और उसने इंडिया से हेल्प मांगी। अब इंडिया भी कौन सा कम था। इंडिया एक्सटेंडेड द मिलिट्री सपोर्ट। इंडिया ने हेल्प तो की, सपोर्ट मिलिट्री सपोर्ट तो किया, लेकिन एक कंडीशन पे। और वो कंडीशन क्या थी, द इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम कश्मीर वैली, बट ओनली आफ्टर द महाराजा हैड साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया ने कहा कि हम आपकी हेल्प जब ही करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। तो फिर क्या था, हरी सिंह को साइन करना पड़ा और इंडिया ने हेल्प की। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट वंस द सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड द व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ JK जम्मू कश्मीर विल बी असर्टेन्ड अबाउट देयर फ्यूचर। शेख अब्दुल्ला टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द गवर्नमेंट इन मार्च 1948। तो ईयर याद रखना आपको, मार्च 1948 के अंदर जो शेख अब्दुल्ला थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए एक स्टेट के। अब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना, स्टेट के जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया। इसलिए क्योंकि आर्टिकल 370 दिया है, स्पेशल स्टेटस दिया है, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो प्राइम मिनिस्टर तो बनना ही था। इंडिया एग्री टू मेंटेन दी ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया ने एग्री किया कि जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी रहेगी, आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स। सिंस देन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर ऑलवेज रिमेन कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, एक्सटर्नली पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज क्लेम दैट कश्मीर वैली शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या बोलता है कि जो कश्मीर वैली है वो पाकिस्तान का पार्ट है। एज वी नोटेड अबव, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अ ट्राइबल इन्वेजन ऑफ द स्टेट इन 1947 एज अ कंसिक्वेंस ऑफ विच वन पार्ट ऑफ द स्टेट केम अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल। और 1947 के अंदर, अक्टूबर 1947 के अंदर जब ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स आए, तो जो पाकिस्तान के साइड वाला जो एरिया था वो किसने कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया, जो कि आज के टाइम पे जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो। इंडिया क्लेम्स दैट दिस एरिया इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। और इंडिया क्या बोलता है कि ये तो इलीगली आपने कब्जा किया है। पाकिस्तान डिस्क्राइब दिस एरिया एज आज़ाद कश्मीर। और पाकिस्तान इस एरिया क्या बोलता है, आज़ाद कश्मीर। देन एवर सिंस 1947 कश्मीर हैज़ रिमेन्ड अ मेजर इशू, एक मेजर इशू रहा है। इंटरनली देर इज़ अ डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर। अब इंटरनली बात करें कश्मीर के अंदर के, एक्सटर्नल अपन देख लिया पाकिस्तान के साथ, और इंटरनली क्या है कि जो कश्मीर का जो स्टेटस है कि क्या रहना चाहिए, वो एक मेजर इशू निकल के आता है। यू नो डैट कश्मीर वॉज गिवन ए स्पेशल स्टेटस बाय आर्टिकल 370। ठीक है, 370 आर्टिकल दिया है। दैन जिसमें क्या है, आर्टिकल 370 गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू जम्मू कश्मीर कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 370 में क्या है कि एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है इसको, जम्मू कश्मीर को, इन कंपेयर टू अदर स्टेट्स, मतलब कि ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी गई है जम्मू कश्मीर को। द स्टेट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370 के अंडर, लेकिन अब ये आर्टिकल हट गया है आज के टाइम। ऑल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट। और जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी रूल्स जो प्रोविजंस है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। लॉज पास बाय द पार्लियामेंट अप्लाई टू JK ओनली इफ द स्टेट एग्रीज। और जो भी पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो भी लॉ पास होता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू जब ही होगा जब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एग्री करेगी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, दिस दिस स्पेशल स्टेटस हैज़ प्रोवोक्ड टू अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पर दो अपोजिट रिएक्शंस भी है, क्या क्या है। देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ JK दैट बिलीव्स दैट। अब कुछ ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर के बाहर, वो क्या बोलते हैं कि द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट conferred by आर्टिकल 370 डज नॉट अलाउ फुल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विद इंडिया। जो बाहर, जो जम्मू कश्मीर के जो बाहर के सेक्शंस हैं वो क्या बोलते हैं कि जो आपने आर्टिकल 370 दिया है जम्मू कश्मीर को, उसके अकॉर्डिंग तो उनके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, तो इससे क्या है, जो इंडिया का जो फुल इंटीग्रेशन है, जो फुल यूनिटी है, वो कंप्लीट नहीं होती। और दूसरे क्या बोलते हैं, नहीं ये तो उन्हीं का है, दिस सेक्शन फील्स दैट आर्टिकल 370 शुड बी देयरफॉर बी रिवोक्ड एंड JK शुड बी लाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया। और ये लोग क्या बोलते हैं कि जो आर्टिकल 370 है उसको हटा दो और जम्मू कश्मीर को भी इंडिया का पार्ट बना लो। अब कुछ अनदर सेक्शन है, एक दूसरे सेक्शन वो क्या बोलते हैं, मोस्टली कश्मीरीज है ये, जो कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, बिलीव डैट दी ऑटोनॉमी कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 इज़ नॉट इनफ। और जो कश्मीरी जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं
कि आपने जो आर्टिकल 370 दिया है वो क्या है, बहुत ही कम है, जो उसकी पावर है वो बहुत ही कम है, इनफ नहीं है। A section of Kashmiris have expressed at least 3 major grievances। और जो कश्मीरीज है उन्हें अपनी तीन प्रॉब्लम्स बताई है। अब देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट फर्स्ट क्या है प्रॉब्लम? The promise that accession should be referred to the people of the state after the situation created by tribal invasion was normalized has not been fulfilled। और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था उसके अंदर क्या बात हुई थी कि आप साइन कर लो, इंडिया का पार्ट बन जाओ, लेकिन जब ये इन्वेजन किया है पाकिस्तान ने, वो जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो जो आर्टिकल 370 है, जो भी उनकी सिचुएशन है, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो इनकी जो सिचुएशन थी वो नॉर्मलाइज नहीं हुई। दिस हैज जनरेटेड द डिमांड फॉर प्लेबिसाइड। और इसने एक डिमांड की प्लेबिसाइड की। प्लेबिसाइड आपने पहले पढ़कर आए हैं 11th में भी 10th में भी। प्लेबिसाइड क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बताऊं तो प्लेबिसाइड में पूछा जाता है, यस और नो में जवाब देना पड़ता है कि आप अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते, वो आगे क्या रूल करनी चाहिए, यस और नो में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इनकी प्रॉब्लम। बात करते हैं सेकंड। There is a feeling that the special federal status granted by the Article 370 has been eroded in practice. This has led to the demand for restoration of autonomy or the greater state autonomy। और जो सेकंड डिमांड है वो क्या है कि जो आपने स्पेशल स्टेटस दिया है आर्टिकल 370 के अंडर, वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो ठीक है, आर्टिकल 370 आपको आपके जो स्टेट है उसके अंदर लागू किया, लेकिन वो प्रैक्टिस के अंदर, वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है, बोले तो इफेक्टिव वर्क नहीं हुआ है। और फिर क्या है, एक डिमांड उठती है ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी कि हमें और ऑटोनॉमी दो। ठीक है, देन थर्ड प्रॉब्लम क्या है? थर्डली, इट इज़ फेल्ट दैट डेमोक्रेसी विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया हैज़ नॉट बीन सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस है जो अलग जो अदर स्टेट्स के अंदर है, वो जो अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो वो सिमिलर नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब कैसा कैसी प्रॉब्लम है भाई? अगर स्टेटस दिया है अलग तो सेम कैसे होंगे? तुम्हें तो ज़्यादा फ्रीडम दी गई है। ठीक है, ये हो गया। देन पॉलिटिक्स सिंस 1948, ये भी क्या है, कश्मीर का ही पार्ट है। क्या है, कश्मीर इशू थोड़ा बड़ा है तो इसको क्या है, एक ही चैप्टर के एक ही पार्ट के अंदर करना होगा। पॉलिटिक्स सिंस 1948। आफ्टर टेकिंग ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर, शेख अब्दुल्ला इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स। अब जब शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बन गए तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कुछ तो करना ही था, तो इन्होंने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। बट देयर वॉज अ ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट हिज पोजिशन ऑन कश्मीर स्टेटस। सो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है, थोड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई बिटवीन द कांग्रेस एंड द शेख अब्दुल्ला। इससे क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, इसको डिसमिस कर दिया, इसको पोस्ट से हटा दिया 1953 के अंदर, और इसको जेल में डाल दिया। अब देखो आप, शेख अब्दुल्ला फ्रेंड था किसका, जवाहरलाल नेहरू का, फिर भी देखो जेल में चला गया। तो इसमें ऐसा क्या हुआ था, जेल में चला गया, कुछ माल प्रैक्टिसेस की कुछ कंप्लेंट्स थी, करप्शन की कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से इसको जेल में डाल दिया। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन 1953 एंड 1974, द कांग्रेस पार्टी एक्सरसाइज्ड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। अब 1953 और 1974 के बीच में जो शेख अब्दुल्ला थे वो जेल में चले गए थे, तो उसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी थी उसने थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस बनाया जम्मू कश्मीर के ऊपर। अ ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनस शेख अब्दुल्ला, मतलब कि जो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर शेख अब्दुल्ला नहीं थे क्योंकि वो जेल में चले गए थे, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है माइनस शेख अब्दुल्ला रिमेन्ड इन पावर विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ कांग्रेस फॉर सम टाइम बट लेटर इट मर्ज्ड विद द कांग्रेस। और जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो पावर में रही किसकी सपोर्ट की वजह से, कांग्रेस की सपोर्ट की वजह से। फिर बाद में क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज हो गई कांग्रेस के साथ। दस द कांग्रेस गेन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो ऐसे क्या किया, जो कांग्रेस थी उसने अपना डायरेक्ट कंट्रोल अपना बना लिया था किसके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर। देन बाद में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनली इन 1974, और 1974 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में, जिसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई, और शेख अब्दुल्ला को क्या बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर। पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब क्या बना, चीफ मिनिस्टर। ही रिवाइव द नेशनल कॉन्फ्रेंस विच वॉज इलेक्टेड विद। फिर क्या है, इसने जो अपनी जो पुरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसको रिवाइव किया। अब मेजोरिटी इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977।
और 1977 के अंदर जो असेंबली इलेक्शन हुए, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर एक मेजोरिटी पार्टी बनकर आई। शेख अब्दुल्ला डाइड इन 1982। अब शेख अब्दुल्ला की पार्टी बनी 1977 में और 1982 में इनकी डेथ हो गई। अब क्या था, जो इनकी लीडरशिप थी वो, जो इनके सन है कौन, फ़ारूक अब्दुल्ला, उसके पास आउट हो गई और उसको एज अ चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन वही जैसा शेख अब्दुल्ला के साथ हुआ था वैसा ही फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ हुआ कि क्या किया, जो गवर्नर है उसने क्या कर दिया, इसको डिसमिस कर दिया, इसको अपनी जो पोजीशन है चीफ मिनिस्टर की उससे हटा दिया। Then the dismissal of Farooq Abdullah's government due to the intervention of the center generated the feeling of resentment in Kashmir. अब जो कश्मीर के लोग थे वो थोड़े क्या हो गए थे, जो कांग्रेस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे परेशान हो गए थे। कैसे? शेख अब्दुल्ला की टाइम की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया और फिर उसको जेल में डाल दिया। उसी तरह वापस फ़ारूक अब्दुल्ला को भी डिसमिस कर दिया और ये क्या किया, एक तरह से सेंटर क्या इन्फ्लुएंस कर रहा था, सेंटर इंटरवेंट कर रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इससे क्या हुआ, एक फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट बनकर आई कश्मीर के लोगों के अंदर। द कॉन्फिडेंस दैट कश्मीरीज हैड डेवलप्ड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस आफ्टर द अकॉर्ड बिटवीन द इंदिरा गांधी एंड द शेख अब्दुल्ला रिसीव्ड अ सेटबैक। और जो एक तरह से जो कॉन्फिडेंस बना था वहाँ के लोगों का कि हाँ, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का एग्रीमेंट हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जो डेमोक्रेसी के अंदर जो वो बिलीव कर रहे थे वो क्या हो गया, थोड़ा सेटबैक हो गया, वो थोड़ा ऐसे डगमगाने लग गया। The feeling that the center was intervening in politics of the state was further strengthened when the National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with the Congress, the ruling party in the center. अब जो इंटरवेंशन है वो ज़्यादा बढ़ गया। कब बढ़ गया? जब क्या किया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1986 के अंदर एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई, किसके साथ? कांग्रेस के साथ। तो एक तरह से मतलब सेंटर का बार बार इंटरवेंशन आ रहा है, इसकी वजह से एक जो फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट है इंक्रीज हो गई। देन आगे चलते हैं इंसर्जेंसी एंड आफ्टर की, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी कैसे हुई, वॉयलेंस कैसे हुआ। इट वॉज इन दिस एनवायरमेंट दैट इन 1987 असेंबली इलेक्शन टुक प्लेस। 1987 के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए। द ऑफिशियल रिजल्ट सोव्ड अ मैसिव विक्ट्री फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अलायंस एंड फारूक अब्दुल्ला रिटर्न एज अ चीफ मिनिस्टर। और फिर क्या हुआ, 1987 के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो जीत गई। अब उस टाइम पर क्या थी, कांग्रेस के साथ वो अलायंस के अंदर थी, वो जीत गई और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। But it was widely believed that the results did not reflect popular choice and that the entire election process was rigged. A popular resentment had already been brewing in the state against the inefficient administration since अर्ली 1980s। अब क्या है, पॉपुलर रिसेंटमेंट होने लग गया, एक तरह से एलिनेशन की भावना आने लग गई वहाँ के लोगों के बीच में, क्योंकि जो 1980s का टाइम था वहाँ पर जो एक तरह से बोल सकते हैं जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स थी वो बार बार चेंज हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी। कैसे, पहले कौन आया फिर बाद में उसको उठा दिया, फिर से वो आ गया फिर से हटा दिया, तो ये एक तरह से इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था, इसकी वजह से सब परेशान थे। दिस वॉज नाउ ऑगमेंटेड बाय द कॉमनली प्रिवेलिंग फीलिंग दैट democratic process were being undermined at the behest of the center. This generated a political crisis in Kashmir, which became severe with the rise of insurgency. अब क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, उसकी वजह से इंसर्जेंसी निकल के आई, एक वॉयलेंस निकल के आया। अब क्या है, जब एक स्टेट के अंदर इतना सारा हो गया कि जो चीफ मिनिस्टर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर था उसको हटा दिया, इतने सालों तक जेल में रखा, फिर उसको वापस चीफ मिनिस्टर ला दिया, फिर उसके बेटे को वापस जेल में डाल दिया, तो एक तरह से जो ये पॉलिटिक्स चल रही थी इसकी वजह से सब परेशान थे। बाय 1989 द स्टेट हैड कम इन द ग्रिप ऑफ मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज्ड अराउंड द कॉज ऑफ सेपरेट कश्मीरी नेशन। फिर क्या हुआ, 1989 के अंदर एक मिलिटेंट मूवमेंट निकल के आया, एक आर्म्ड मूवमेंट निकल के आया, जिसके अंदर क्या था कि कश्मीरी नेशन एक सेपरेट कर दो कश्मीर के लिए। द इंसर्जेंट्स गॉट मॉरल मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को तो लेने थे मजे, उसने क्या किया, जो ये इंसर्जेंसी निकल के आई तो उनको क्या किया, सपोर्ट किया, जो वहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप थे उनको सपोर्ट किया। फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स द स्टेट वॉज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, और इसकी वजह से वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा, बहुत ही सालों तक प्रेसिडेंशियल रूल। थ्रू आउट द पीरियड फ्रॉम 1990 जम्मू कश्मीर एक्सपीरियंस वायलेंस। ठीक है, 1990s के टाइम पर जम्मू कश्मीर के अंदर वायलेंस हुई बहुत ज़्यादा। Assembly elections in the state were held only in 1996, in which the National Conference led by Farooq Abdullah came to power with a demand for regional autonomy for Jammu and Kashmir. अब क्या हुआ, 1996 के अंदर असेंबली इलेक्शंस फिर से हुए, उसके अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर था फारूक अब्दुल्ला,
वो एक तरह से पावर में आ गया, एक तरह से वो उसकी गवर्नमेंट बन गई। अब वो गवर्नमेंट बनने के पीछे क्या कारण था कि वो एक रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहा था, एक ऑटोनॉमी अलग से मांग रहा था। जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस्ड अ वेरी फेयर इलेक्शन इन 2002। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक फेयर इलेक्शंस हुए 2002 के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो हार गई और नई गवर्नमेंट बन के आई। और किसकी पार्टी थी? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड कांग्रेस कॉलिजन गवर्नमेंट। तो एक कॉलिजन गवर्नमेंट बन के आई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड कांग्रेस की, जो कि वहाँ पर जीत गई। ठीक है, ये हो गया अपना इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। ठीक है, इनकी डेट्स मेंशन याद कर लेना, और इनका जो मिलिटेंट मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ, ऐसे इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं सेपरेटिज्म एंड बियॉन्ड की। जो सेपरेट की भावना आई कि हमें सेपरेट ही कर दो, वो कब आई? इज वन स्ट्रैंड ऑफ सेपरेटिस्ट हु वांट अ सेपरेट कश्मीरी नेशन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब एक स्टैंड है, एक अलग स्टैंड है, उसमें क्या है, जो सेपरेटिस्ट है जो चाहते हैं कि कश्मीर को अलग कर दो फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब ना ही इंडिया में ना ही पाकिस्तान में, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दो। उसी के साथ में एक दूसरे टाइप के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, कश्मीर टू मर्ज विद पाकिस्तान, क्या करो कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज कर दो। और उसी के साथ में एक थर्ड स्ट्रैंड है, एक थर्ड ओपिनियन है, जिसमें क्या बोलते हैं कि जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसको इंडियन यूनियन का ही पार्ट रहने दो, लेकिन ग्रेटर ऑटोनॉमी दो। द आइडिया ऑफ ऑटोनॉमी अट्रैक्ट्स द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख रीजन इन डिफरेंट वे। ठीक है, ये हो गया। द इनिशियल पीरियड ऑफ पॉपुलर सपोर्ट टू मिलिटेंसी हैज नाउ गिवन वे टू द अर्ज फॉर पीस। अब क्या हुआ, जो पहले जो पॉपुलर सपोर्ट था, जो इंसर्जेंसी हुई, जो मिलिटेंट मूवमेंट निकल के आया, तो वो तो उस टाइम पर चला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो कमज़ोर होने लग गया, वो धीरे धीरे कम होने लगा, और उनकी जो पीस की डिमांड थी वो ज़्यादा होने लग गई। अब क्या है, वॉयलेंस से परेशान हो गए और इनको शांति चाहिए थी। तो सेंटर हैज़ स्टार्टेड नेगोशिएशन, उसी के साथ में क्या किया, सेंटर ने भी नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया। इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन, most of the separatists in dialogue are trying to renegotiate a relationship of the state with India। क्या हुआ, जो सेपरेटिस्ट थे वो पहले सेपरेट नेशन के लिए बोलते थे, लेकिन अब उनका क्या है, जो जो डिमांड थी वो चेंज हो गई। अब वो क्या चाहते थे कि इंडिया के अंदर ही रहेंगे, लेकिन एक तरह से ऑटोनॉमी के साथ रहेंगे, एक अच्छी रिलेशनशिप के साथ रहेंगे। Jammu Kashmir is one of the living example of plural society in politics. Not only are there diversity of all kind, religious, cultural, linguistic, ethnic, tribal, but there are also divergent political aspiration। अब कश्मीर का अपन ने एग्जाम्पल देखा कि कैसे वहाँ की पॉलिटिक्स रही, उसी के साथ में वहाँ की जो डाइवर्सिटी थी, वो अगर रिलीजियस बेसिस पे देखो तो अलग थी, कल्चरल बेसिस पे भी अलग थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग थी, एथनिक ट्राइबल बेसिस पे भी अलग थी। उसी के साथ में जो वहाँ की एस्पिरेशंस थी, जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो भी बिल्कुल अलग थी। सो यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना कश्मीर इशू। पहले कश्मीर इशू क्या था, क्या सोचते थे, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, टेररिज्म, लेकिन इतना ही सीमित नहीं है, जो वहाँ के लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया कश्मीर इशू। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे, पहले तो द्रविडियन मूवमेंट देखेंगे, उसके बाद पंजाब का देखेंगे, देन आगे फिर नॉर्थ ईस्ट के कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। स्टे ट्यून, बाय बाय।